अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रोस के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर भी शिद्दत से जारी है और इस दूसरी लहर में भी बड़ी तादाद में लोग इस वायरस से ना सिर्फ मुतासर हो रहे हैं बल्कि हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर तो अपनी जगह जो काम कर रहा है सो कर रहा है, उसके अलावा जो फलाही इदारे हैं, जो NGO सेक्टर है, वो भी अपने तौर पर अच्छा काम कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल खिदमत हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नाइला तारिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेसर नाइला साहिबा हमें बताएंगी पहले तो कि कोविड के हवाले से यहाँ क्या सहूलतें हैं, अल खिदमत के तहत क्या काम हो रहा है, और हम उसके अलावा ओवरऑल भी कुछ कोविड के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर नाइला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ लैब में कोविड के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अल खिदमत के तहत? देखिए, हमने ये कोविड लैब जो है जुलाई के महीने में शुरू की थी। एक नया प्रोजेक्ट था, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि डिमांड ऑफ द डे थी, ज़रूरत थी, और यहाँ पे बहुत महंगे महंगे टेस्ट हो रहे थे। सिर्फ महंगे टेस्ट ही नहीं हो रहे थे, कोई 7,000, कोई 11,000, कोई 9,000, उस वक्त तो जिसको जो दिल चाह रहा था कर रहा था। अल खिदमत क्योंकि नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो काम बेसिकली करती इसीलिए कि जितना फैसिलिटेट किया जाए, और कोविड के लिए अल खिदमत ने बहुत काम किया है, ना सिर्फ डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, और भी हर फोरम में अल खिदमत ने काम किया। तो फिर हम सब ने मिलकर बैठ के डिसाइड किया कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल अगर टेस्ट की कॉस्ट देखेंगे तो वो तो बहुत महंगी आएगी, लेकिन हम पेशेंट को कैसे फैसिलिटेट करें। तो इस वक्त शहर में सबसे सस्ता कोविड टेस्ट जो हो रहा है वो अल खिदमत में हो रहा है। हमने डिसाइड किया कि 3,000 रुपये पे करें ताकि सस्टेनेबिलिटी आ जाए। ये 3,000 भी सिर्फ इसलिए था कि कहीं रुके ना बीच में काम, सस्टेनेबिलिटी। और ये PCR टेस्ट है, इसमें कोई 2 नंबर काम नहीं है, कोई रैपिड टेस्ट नहीं है, कोई पूल मेथड नहीं है, सिंपल PCR टेस्ट है जिसमें स्वैब से लेकर एक्सट्रैक्शन से लेकर एम्प्लीफिकेशन हर चीज़ क्वालिटी एश्योर्ड और गारंटीड। हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किट में। स्वैब भी हमने FDA अप्रूव्ड, किट्स भी हमने FDA अप्रूव्ड वो इस्तेमाल की ताकि ब्रांडेड काम किया जाए और टॉप ऑफ द लाइन किट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुलाई में शुरू किया और हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला। लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, हमने डोर स्टेप डिलीवरी भी की, यानी इस तरह से कि हमने जाके लोगों को घरों पे भी फैसिलिटेट किया, यहाँ पे भी हमने फैसिलिटेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जो है हमारी लैब सिर्फ ऐसे नहीं कि जब हमने ऐसे शुरू किया, जब हमने शुरू किया तो हमने सिंध हल्के कमीशन को बुला के इनसे इंस्पेक्शन कराया, हमने सर्टिफिकेशन ली, सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने काम शुरू किया। तो इस तरह हमने काम नहीं ऐसे शुरू। तो हम इस लैब को किस दर्जे पर हम समझ सकते हैं कि जो हेल्थ केयर का जो क्राइटेरिया होता है लैब्स का, तो ये किस लेवल की लैब हमें देखिए, हमने तो ये लेवल जो बनाई थी विद नेगेटिव प्रेशर्स एंड एवरीथिंग, तो हमने WHO की गाइडलाइन प्रिंट आउट करके सिंध हेल्थ कमीशन को भी यही दिखाया था कि बायो सेफ्टी लेवल 3 इज़ द आइडियल लेवल जिसके ऊपर कोविड लैब चलती है, और जिसका मेन प्री रिक्विजिट्स यही है कि HEPA फिल्टर्स हों, नेगेटिव प्रेशर्स हों, एंटी रूम फैसिलिटीज़ हों। तो हमने वो कि यू वॉक, आप इस तरह से कहें वंस यू वॉक इन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, यानी डॉनिंग डॉफिंग हर तरह से हमने उस हिसाब से लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए BSL लेवल 3 ही के फॉलो कर रहे हैं, और BSL लेवल 3 की लेबॉर्ट्री इस वक्त माशाल्लाह हमारी वायरोलॉजी लैब है। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं इसकी, तो और क्या फैसिलिटीज़ और ऐड? जी, अब ये तो हमारा कोविड से रिलेटेड है। हमारी अपनी डायग्नोस्टिक लैब जो है वो ISO सर्टिफाइड है, और हम एक्रेडिटेशन पे भी जा रहे हैं 15189 पे। और इसके अलावा हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर नेक्स्ट डोर जो मेन हॉस्पिटल के साथ हम एक पूरा डायग्नोस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसके अंदर तमाम सिर्फ लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी नहीं होगी बल्कि CT स्कैन, MRI, डेक्सा, मैमो हर चीज़ होगी, फिर लेबॉर्ट्री होगी, प्लस उसमें एक साथ हम इंस्टीट्यूट भी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं ताकि टीचिंग भी हो, हम ट्रेन भी करें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फुकदान जो है वो HR का है। HR ही नहीं मिलता, हमें सही ट्रेंड लोग ही नहीं मिलते। तो हमारी इंटेंशन ये है कि BS मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स कराएँ और हम खुद ट्रेन करें इन हाउस, क्योंकि सिर्फ अल खिदमत यही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत के ब्रांचेस हैं। तो अल खिदमत सिर्फ HR के मामले में वो सबको फैसिलिटेट करे, लोकली भी और पाकिस्तान के अंदर भी और विद इन कराची भी। भाई डॉक्टर साहब, मेरा बस आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि
जो कोविड की टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो पूरे कराची में अलखिदमत के तहत क्या सिर्फ ये वाहिद यही एक ही फैसिलिटी है या और भी हैं इसके? नहीं, हमने अपने हमारे हम 9 कलेक्शन पॉइंट्स हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने SOPs मेंटेन करने हैं, तो उस SOPs को मेंटेन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम काफ़ी ब्रांचेस में अब करेक्शन कर रहे हैं। सेंट्रलाइज तो एक ही लेबॉर्ट्री होगी, लेकिन सैम्पल कलेक्शन तो इस वक्त हमारा फरीदा याकूब गुलिस्तान हदीद में वहाँ हो रही है, हमारे यहाँ कुरंगी के अंदर हो रही है, PIB कॉलोनी में हो रही है, अब हम अल-हुदा में शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से करके एक एक करके अपने पॉइंट्स में SOPs को मेंटेन करते हुए हम अपने कोविड के सैंपल्स जमा कर रहे हैं। प्लस इंटीरियर सिंध से हमारे सारे सैंपल्स आ रहे हैं, तो वो भी इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ जहाँ हमारी सेटअप है, जहाँ जहाँ हमारी फुटप्रिंट्स है, वहाँ से हमारे आ रहे हैं। अच्छा, बस इसका एक और ज़मीनी सवाल कि बहुत सारे लोग घरों पर भी आइसोलेटेड हैं, तो जो आपकी होम सर्विस भी है, जी हाँ, बिल्कुल, घर पे बैठ के भी वो बिल्कुल, उसके चार्जेस डिफरेंट? हमारे होम सर्विस के चार्जेस 4,000 रुपये हैं और यहाँ पे जो है वो 3,000 रुपये है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वो यहाँ आके बिला वजह एक्सपोज नहीं हो रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा है पूरी पूरी फैमिलीज इन्फेक्टेड हो रही हैं, तो उनको फिर हम एक पैकेज डील दे देते हैं कि हमने एक ही दफ़ा में उनसे ले लिए पैसे, एक चार्ज 4,000 और बाकी की सारी फैमिली को हमने कंसेशन करके वही 3,000 जो यहाँ का रेट है ऐसे भी कर रहे हैं। तो ये हमारी बिल्कुल वहीं से वहीं नहीं हम दे रहे फैसिलिटी, हम कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो हमसे कह रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई है, तो वो हमसे कहते हैं कि आप जो है हमें बताइए कि आप किस तरह हमें फैसिलिटेट करते, तो हमारा बंदे वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ जाके भी स्वॉबिंग करें। लेकिन कोशिश यही है हमारी कि स्वॉबिंग हमारे ही बंदे करें, क्योंकि स्वॉबिंग भी एक टेक्निक, आपको खुद भी मालूम है कि हर आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ पर्सनल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्वॉबिंग के लिए काफ़ी लोग ट्रेंड हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हॉस्पिटल के हवाले से मज़ीद भी आगे बात करते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे सहूलियत दस्तियाब है। जी नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि अलखिदमत डायग्नोस्टिक के तहत पूरे शहर में क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दस्तियाब हैं। हमारे साथ डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर मौजूद हैं, इंजीनियर साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं, इट्स ऑल राइट। आप ज़रा हमें काइंडली बताइए कि अलखिदमत के तहत पूरे कराची में कितने पॉइंट्स हैं आपके और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ख़ासतौर पर बीमारियों की तशख़ीस के हवाले से। डायग्नोस्टिक का जो हमारा ये पूरा काम है शहर के अंदर, बुनियादी तौर पर ये मेन हमारा जो लेबॉर्ट्री सेटअप है जहाँ ये सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं इंक्लूडिंग कोविड, वो सब यहाँ नाज़ाबाद में हमारे मेन सेंटर में होते हैं। और बाकी शहर के अंदर हमारे 9 इस वक्त कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जिसमें गुलशन हदीद में भी है, नॉर्थ कराची में भी है, नॉर्थ नाज़ाबाद में है। नया एक कलेक्शन पॉइंट हम अभी गुलशन में इस्टेब्लिश करें, नीपा के पास, इंशाल्लाह 1 महीने में वो ऑपरेटिव हो जाएगा। इसके अलावा भी जो है मलीर में, शाह फैसल में मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह कलेक्शन पॉइंट है। ये कलेक्शन पॉइंट्स को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इंशाल्लाह। अगले जो 3-4 साल का प्रोग्राम है, हमारा इरादा है कि हम 100 कलेक्शन पॉइंट जो है ना पूरे शहर में इस्टेब्लिश करें। वजह उसकी ये है कि जिस बिल्डिंग में इस वक्त आप खड़े हुए हैं, ये हम डायग्नोस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑलरेडी हमारी जो सर्विसेज, वैसे तो हम बहुत क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग हमने मखसूस की है। ये इसमें 4 फ्लोर हैं, बेसमेंट से लेकर ऊपर तक, जिसके अंदर हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें MRI, CT स्कैन और मेमो और डेस्का, ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। ऑलरेडी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ होंगी। उसके अलावा लेबॉर्ट्री सर्विसेज के अंदर स्पेशल केमिस्ट्री, स्पेशल हार्मोन्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ और तमाम डिजीज़ की और वायरसेस की जो है तशख़ीस के लिए इस कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एडिशनली हम यहाँ पर HR ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि शहर की ज़रूरत भी पूरी की जा सके, हमारी अलखिदमत की ज़रूरत भी पूरी की जा सके, और एक क्वालिफाइड और अच्छी HR मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जो है ना वो मार्केट में और इंडस्ट्री में हम दे सकें। अच्छा, आप ये बताइए कि वैसे नॉर्मली इस तरह के जो भी सेंटर्स बनते हैं तो वो फॉर प्रॉफिट होते हैं और उनका मकसद बिज़नेस करना होता है। आपका मकसद भी बिज़नेस करना है इससे? देखिए, हमारा पूरा जो अलखिदमत का स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उतना प्रॉफिट ले रहे हैं कि हमारा सिस्टम चलता रहे।
सस्टेनेबल हो और ये कभी भी जो है डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। लेकिन इसके अंदर जो इन्हेंसमेंट हम करते हैं वो सब हम डोनर्स के ज़रिए से करते हैं और डोनर्स को अपील करते हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग बन रही है ना, ये भी डोनर्स के ताउन से बन रही है। ये जो CPG ग्रुप है या खिदमत वुमेन विंग है या ये मुख्तलिफ आपको जो ये लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, इन सब ने डोनेशंस दी हैं और मज़ीद डोनेशंस लोग दे रहे हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द डोनर्स, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट लेवल के ऊपर, यानी हम कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट, और हम इस शहर में सबसे लोएस्ट हैं। कोविड के अंदर ख़ास तौर पर इससे भी एक स्टेप आगे हम काम कर रहे हैं। हमने ये किया कि हमें पता है ये पेंडेमिक चल रहा है और अब सेकंड लहर आ गई, इसके अंदर और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। तो हमने शुरू से यानी जुलाई से जब से हमने स्टार्ट किया अब तक हम 14,000 टेस्ट कर चुके हैं और हमने इसकी कॉस्ट 3,000 रखी है, जो कि हमारी लैंडेड कॉस्ट से 1,500 रुपये कम है। यानी 4,500 की हमें लैंडेड कॉस्ट ऑलमोस्ट पड़ रही है, तो उससे भी 1,500 रुपये कम है। ये हमने इसलिए किया है कि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। इसके अंदर भी अगर कोई नॉन अफोर्डेबल आ जाता है तो हम ज़कात की मद में जो है ना उसको हेल्प करते हैं। कोई फ़र्क ऐसा नहीं होता कि जिसको अगर पैसे ना हो और वो यहाँ आया है और वो वापस चला जाएगा। तो क्योंकि फलाह का काम, खिदमत का काम हम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई कमर्शियल एस्पेक्ट आए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ये हमारा हमेशा से टारगेट रहा है। इसीलिए हमारे पास जो स्टाफिंग हमने की है, ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर नायला तारिक हैं और इसके अलावा जो स्टाफ है वो सब कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड स्टाफ है जिनको लेकर हम ये काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल हमने ISO, पहले हमारे पास सिर्फ लेबॉर्ट्री का था, इस साल हमारी जो अचीवमेंट हुई है उसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी ISO सर्टिफाइड हो गया है। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हम हेल्थ केयर कमीशन के साथ अप्रूव है, ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन का जो है वो लगा हुआ है, जिससे हम अप्रूव्ड हैं और क्वालिफाइड हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कोविड का डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है, जो नेशनल डेटाबेस के अंदर एंटर होता है। और इस वक्त ख़ासा चूँकि शहर के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ कोविड की ख़राब हुई है, तो इस वजह से हमारे ऊपर भी लोड बढ़ा है और तकरीबन ऑन एवरेज 200 प्लस जो है हम यहाँ पर कोविड के टेस्ट कर रहे हैं और सेम डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रात तक रिपोर्टिंग हो जाती है, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों को रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये हमने फैसिलिटी दी है लोगों की फलाह और बहबूद के लिए। जी, इंजीनियर साबिर अहमद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बताइए कि वैसे ओवरऑल आपके हॉस्पिटल्स में हर तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, OPDs वगैरह भी हर तरह की होती हैं, इंडोर फैसिलिटी भी क्या हर तरह की होती है, ऑपरेशंस भी क्या हर तरह के होते हैं? देखिए, हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का वो तो है गायनी बेस्ड, ठीक है, और गायनाकोलॉजी के अंदर, न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। लेकिन इन एडिशन जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं ना, तो माइनर सर्जरीज करते हैं हम। बेसिकली कोरोना बेस्ड, ट्रॉमा बेस्ड हॉस्पिटल नहीं है, कोई इमरजेंसीज हम डील नहीं करते। ये फैसिलिटीज़ नहीं है अभी इस वक्त हमारे पास। और लेकिन हम चाहते हैं, हाँ, लेकिन OPD कंसल्टेंट हमारे पास 60 से ज़्यादा शहर के अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में OPD करते हैं और सुबह से शाम तक हम तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 हज़ार सिर्फ नाज़ाबाद के अंदर लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन एक सर्टन लेवल तक हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इससे मज़ीद आगे इसको बढ़ाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम स्पेशलाइज कुछ और चीज़ों के अंदर भी, मिसाल के तौर पे कार्डियक मेटाबॉलिज्म के अंदर हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम अपनी फैसिलिटी को एनहेंस करें। जैसे ये हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये बेसिकली फैसिलिटी एनहेंसमेंट के लिए बनाया है। तो जो फैसिलिटीज़, ज़ाहिर है हम डोनर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हर फैसिलिटीज़ के पीछे अच्छा खासा फाइनेंशियल इन्फ्लो होता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को। लेकिन मैं असल बात तो ये है कि देखें, ये सब जिम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं, हुकूमतों के करने ये काम है। जो हुकूमतें नहीं कर पा रही हैं उस अंदाज से, जिस अंदाज से करना चाहिए उनको, शहरियों की सहूलत। ये बहुत बड़ा शहर है और इस इतने बड़े शहर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप इस तरह की 100 फैसिलिटीज़ भी बनाएंगी जब भी कम है। हम कोशिश अपनी बिसात के अंदर रहते हुए और अहले खैर हजरात के ताउन से हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि हम मज़ीद कुछ इन्हेंसमेंट करेंगे फ्यूचर के अंदर, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेट्रो का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
कि नाज़रीन, नए साल का आगाज़ हो चुका है, गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका है और हमने गुज़िश्ता साल में भी बात की थी महंगाई की और लोगों ने शिकायत की थी कि महंगाई 2020 में भी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि नए साल की मुबारकबादें तो आपने बहुत वसूल कर ली, हमने भी वसूल कर ली, मुबारकबादें दे भी ली, आपने भी दे दी होंगी यकीनन। लेकिन एक और जो अहम मसला है, लोगों का जो मसला है, वो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत ₹2.31 बढ़ी है और डीज़ल की कीमत ₹1.80 बढ़ी है। तो ये पेट्रोल और डीज़ल जिन गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है, तो वो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाइक चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो या बसों में सफ़र करके धक्के खाने वाला एक आम शहरी हो, उसके लिए इसका क्या इम्पैक्ट है, आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इस इजाफे को वो कैसे लेते हैं और नए साल की शुरुआत में ये अफसोसनाक खबर उन पर क्या बन के गिरी है और वो कैसे गुजरी है, वो क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने अभी पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? क्या महंगा हो गया पेट्रोल, तो इजाफा महंगा हो गया पेट्रोल, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, गरीब आवाम पिस रही है इसके अंदर। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है हम तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल करना कुछ ना कम, जो कमा रहे हैं इसी में जा रहा है, जो कमा रहा है इसी में जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उल्टा इसकी हुकूमत ने हम लोगों को जो है ना बर्बाद कर दिया। हम तो अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं इसकी हुकूमत जल्द से जल्द चले जाए, परवरदिगार कोई ऐसे बंदे की हुकूमत आए जो क्या नाम है ना गरीब आवाम के लिए कम से कम कोई सोल्यूशन तो लेकर आए, कोई गरीब आवाम तो। आप तो नौजवान आदमी, आपको नया पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा? काहे का नया पाकिस्तान, सब आवाम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, इसकी हुकूमत ने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया आवाम को। 1 रुपए की आमदनी नहीं है, उल्टा लॉकडाउन की वजह से आए दिन बिल्कुल हर बंदा परेशान है, जिसको आप देख लें हर बंदा परेशान है। मैं मोटरसाइकिल ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि पेट्रोल की जो जिस तरीके से जो है पैसों पे इजाफा होता जा रहा है, हम गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, घर से निकलते हैं डेली बेसिस का यही है कि 100 रुपये रोज़ के पेट्रोल पे लग रहा है और वो खाली आना करता है, जाने जाते हुए भी हम लोग चौक उठा के यानी कि घर जा रहे होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस का यानी कि 100 रुपये लगा लें तो मंथली 3000 चला यहीं चले जाता है। 18-19 हज़ार रुपये, जी 18 से 19 हज़ार रुपये सैलरी है हमारी, वो सारी उसमें लग जाती है। मैं कस्टमर्स का काम करता हूँ, बाइकों को नहीं कस्टमर्स देता हूँ, तो उसमें हमारी जो मंथली सैलरी है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये तुम्हारे पेट्रोल पे लग जाते हैं। कुछ एंड ऑफ द मंथ कुछ बचा के नहीं लेके जाते हम लोग। बात ये कुछ और लोगों से बात करते हैं, एक फैमिली यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कैसे गुजारा होगा? बस भाई वैसी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा बस, और क्या करेंगे। पहले रोजाना पेट्रोल कितना लगता था, अब कितना लगेगा? मेरा रोज़ का 300 रुपये का है पेट्रोल, अब समझ लो कि 350-400 रुपये का मुझे भरवाना पड़ेगा लाजमी। अब कहीं दूर है, अब ट्रैफिक इतना जाम है, क्या है, आधा पेट्रोल तो ऐसे ज़ाया हो जाएगा, क्या करेंगे लोग। महंगाई इतनी है, कुछ बोलने वाला ना, सुनने वाला है ना, बोलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस अपील ही कर सकते हैं, और क्या बोलेंगे कि भाई कुछ ख्याल करें, इधर नीचे तबके को देखें, मज़ीद ऊपर करप्शन को, उसको, वो बड़े काम है, पर पहले नीचे को देखें ना, नीचे से तो ऊपर आएगा ना बंदा। आइए हम इनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई वैसे ही है? बेटा जो मैं कहूँगा आप रिकॉर्ड रिलीज कर नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, आप सकते। बोलें, जो बात बोलनी है आप बोलें। हम लोग सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं, हर कोई हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हर कोई, हुकूमत से लेकर हम। अजब इसकी वजह है कि हम आवाम बेवकूफ़ हैं, जो भी आ रहा वो ये कह रहा है मैं चाहूँ। ये कोई नहीं कह रहा कि गलत हो रहा है, गलत होते हुए कोई नहीं कह रहा, सब कह रहा है मैं चाहूँ। हमारे मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो बिक गए, वो सच नहीं बोल पाती, या तो बिक गए या तो मजबूर है, ये कह दे। आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे? बहुत तंग कर दिया है इस हुकूमत ने, बहुत ही बड़ा घर कर दिया आवाम का, और इस महंगाई की वजह से तो बहुत ही परेशान है लोग, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गई है। आपके पास तो सुपर पावर की बाइक है, हैवी, थोड़ी बाइक ज़्यादा उसमें आ जाती है, फिर कितना खर्चा होता होगा आपका रोज? डेली का तो 200-300 रुपये का पेट्रोल आ जाता है डेली का, लेकिन इसने हर चीज़ में, पेट्रोल के हर चीज़ में तंग कर रखा है। महंगाई ने बेरोज़गार इतना है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। चलें जी, अब रक्शे वालों से बात करते हैं, किसी से, रक्शे वाले से और फिर कार वाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलो, पेट्रोल की कीमतों पे क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। गरीब आदमी मर रहा है, मरता रहेगा सारी जिंदगी, बस यही है, इसका कोई हल नहीं है। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने वैसे ही मरना है, पेट्रोल महंगा हो गया या सस्ता हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम अंकल,
पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले भाई, गवर्नमेंट के आगे क्या बोलेगा आदमी। ये तो खड़े भी नहीं होने देते पुलिस वाले, तो मार्केटों से भगाते हैं। तो जो पहले आपको बचत होती होगी यार, ये भी उसमें से निकलेगा या आप कस्टमर से ही निकालेंगे? कस्टमर देख आ रही है, जहाँ पे 100 लगते हैं वहाँ पे 85 दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। बताओ क्या करें। कैसे गुजारा होगा फिर ऐसे? अल्लाह मालिक, अल्लाह है बस। दाल रोटी तो देगा, गोश्त रोटी नहीं, दाल रोटी मिलेगी, चटनी अब क्या बोले अपनी तरफ से, ये बताओ। बोलो तो गुनाहगार, नहीं बोलो तो गुनाहगार। अभी हम लोग क्या कर सके, सुबह से शाम तक कोई हम लोग को कोई पेट्रोल में भाड़ा ही नहीं खाते हम लोग। अभी हम क्या करें, गरीब बंदे हम लोग। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत का ये काम है जो रेट कम करे पेट्रोल के, जो पुराने रेट थे वही रेट करे। 60 रुपये 65 रुपये जो रेट थे वही रेट करे। हर महीने पैसे बढ़ा देते हैं, हर महीने जो है ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई पाकिस्तान में। जबकि ऐसा नहीं है भैया। इमरान खान को तो चाहिए था कि जिस तरह ये कह के आए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो नहीं है। बार कहने का तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन इस टीवी चैनल पे कह नहीं सकता। इतनी बातें हैं दिल में। पर अल्लाह ताला करम करे। आधी कह दें, चलो आधी ना कहें, आधी कह दें। मतलब आप वादा करते हो तो उसको पूरा करो ना। आने से पहले तो कटोरा लेकर हमारे घर पे आ जाते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो जब आपका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद उस इलाके में आते भी नहीं हो। वो सदर अलवी जो आते थे यहाँ पर डोरियाँ बांधते हुए देखा बस रोड पे, अब कभी कभी देखा आपने सदर अलवी को? या वो जो हमारे गवर्नर बने हुए, 4 भैंसे बेचने देने से क्या पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा? ये काम तासुर है कि भाई गाड़ी वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो पड़ता है, गरीब आदमी हम लोग को। बेसिकली एक आपकी बेसिक नीड है, जितना भी महंगा हो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? जितना भी सस्ता हो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। थैंक यू। डीजल भी महंगा हो गया नाज़रीन, आपको बता दूं डीजल भी महंगा हुआ है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? डीजल भी महंगा हो गया पेट्रोल के साथ साथ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भाई, गुजारा कैसे होगा? पहले कितना खर्चा आता था, अब क्या था? मजीद महंगाई हो रही है जी, परेशानियां तो बढ़ रही हैं, अखराजात पूरे हो नहीं रहे, क्या करें अब। ये आपके ख्याल में रोज़ का, आप सिर्फ आपके लिए कितना महंगा हो जाएगा रोज़ का? मेरे लिए कम से कम 300 रुपये का फ़र्क आ जाएगा रोज़ का, 9,000 रुपये महीना। और फिर बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी उसकी वजह से? इसकी वजह से हर चीज़ पे असर पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? भाई हुकूमत से अब क्या कह सकते हैं, जुल्म कर रही है गरीबों पे, मार रही है गरीबों को, और क्या कर रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। टमाटर देख लो, सब्जी देख लो, हर चीज़, दालें देख लो, सब चीज़ें महंगी है। मार रही है गरीबों को और कुछ भी नहीं कर रही। जो इनसे तवक्को थी उसमें पूरा उतरे ही नहीं ये लोग। पता नहीं कैसी तब्दीली लाएं, क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ कानूनी पेचीदगियों की। कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शाह फैसल कुरैशी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, गो कि ये मौजू बड़ा सेंसिटिव भी है, और हम जब बात कर रहे हों तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये एक नया इंकशाफ लगे और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ये हो क्यों रहा है। हम बात करेंगे बैंकिंग लॉज की। बैंक से आप किसी भी वजह से जब आप लोन लेते हैं, फिर कुछ शराइत होती हैं और बहुत लंबी चौड़ी शराइत होती हैं जो आप बगैर पढ़े भी साइन कर देते हैं और देखते नहीं, आप सोचते हैं कि ठीक है अगर मुझे 1 लाख रुपए मैंने लिए हैं तो चलें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 चलो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो आप दे लेंगे। हर आदमी अमूमन ये सोच के बैंक से लोन उठा लेता है। इनिशियल कैलकुलेशन कुछ होती है कि जी 1 का आपको 1.5 देना पड़ेगा, या बाज़ों का तो हो सकता है 2 भी, अगर ड्यूरेशन लंबी है तो आपको 2 भी देना पड़े 1 का। लेकिन
हमारे देखने में ये बात आती है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कहाँ खड़ी होती हैं जब लोन लेने वाला ये कह रहा होता है कि मैं दुगना पे कर चुका हूँ, कोई बोलते हैं मैं 3 गुना पे कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी लोन वहीं मेरा अभी तक चला आ रहा है और वो सेटल ही नहीं हो रहा, लोन पे ही नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे शाफिज अल कुरैशी एडवोकेट साहब से। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बैंकिंग लॉज में अगर हम सिर्फ एक सूद की बात कर लें, इंटरेस्ट की बात कर लें, तो कानून में क्या प्रोविजन है? हमें तो या आम आदमी को, आम सारिफ को तो वो पर्चा पकड़ा देते हैं और 8-10 पेज के होते हैं, उसमें सारी शिकें लिखी होती हैं, तो आम आदमी तो ये समझता है कि वाकई ये कानून के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, तो असल हकीकत है क्या? देखिए, पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, कौम को जो कहते हैं वो नया साल मुबारक हो। और नए साल के ऊपर देखें, जब गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है तो गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर भी देखना चाहिए कि बिजनेसमैन, आम आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इतना बेनिफिट ले रहा है, गवर्नमेंट उसको देना चाह रही है कि आया हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के कवानीन हैं वो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हैं और आइन से मुताबिकत रखते भी हैं कि नहीं है। अब हमारा आइन कुछ और कहता है और असम्बली से जो कानून पास होते हैं और जो कहते हैं स्टेट बैंक या कहते हैं बैंक्स जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उन दोनों में इंतहा से ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। अच्छा। आइन तो हमारा ये कहता है कि क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और हमारे पास जो है वो रिबा जो है या इंटरेस्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब जब हम असम्बलीज के अंदर आते हैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमारे पास इंटरेस्ट वाला सिस्टम हो नहीं सकता, किसी हो नहीं सकता। अब अगर हम क्या कहते हैं, जब असम्बलीज की तरफ देखते हैं तो पिछले स्पेशली 20 साल के अंदर हुआ ये है कि हमारी असम्बलीज ने अब IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जितने भी इदारे हैं उनके पास जाने का जितना तवातर के साथ उनके पास चांस मिलता रहा है उनको, तो उसी तवातर से उनके पास पब्लिक का जो एक इंटरेक्शन था वो भी मौजूद था। अब चाहिए तो ये था कि जनाब आप अपने जो बैंकिंग रूल्स हैं या बैंकिंग के जो लॉज हैं उसको आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूलेट करते और उसको रेगुलेट करते, तो आपके पास जो बिजनेस या बिजनेसमैन का जो कहते हैं एक कॉन्फिडेंस है ना पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। भुट्टो साहब के ज़माने में जो है कहते हैं और फिर जनरल ज़िया साहब के ज़माने के अंदर एक चीज़ तो काफ़ी बेहतर हो गई थी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अदालतों ने फैसले दिए कि जनाब जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से निकल जाना चाहिए। और जैसे आजकल जो है वो चंद एक इस्लामिक बैंकिंग के सिस्टम के जो ऊपर बैंक्स सोसाइटी के अंदर आए हुए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ है, तो उनके मेथड्स जो है कहते हैं वो बाकी बैंक भी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी और बाकी जो कहते हैं बैंक्स हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, UBL वगैरह, वो भी उस चीज़ को अगर अडॉप्ट कर लेते तो पाकिस्तान का बिजनेसमैन आज रिलैक्स होता। कोर्ट्स ने पहले कोशिश की मगर पिछले 20 साल के अंदर गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने जो है जहाँ पे भुट्टो साहब के ज़माने में और जनरल ज़िया साहब के ज़माने में इंटरेस्ट को जो है बैंकों से इम्प्लीमेंटेशन का जो क्वेश्चन था उसको रोका या रोकने की कोशिश की, 20 सालों के अंदर वो जितनी कसर थी पिछले 20-25 साल की वो उन्होंने पूरी कर दी। अब अगर आप देखें तो बिजनेसमैन जो भी कहते हैं बैंक के पास जाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी बैंक के पास जाता है तो वो जितना पैसा लेता है और जितनी उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है वो उसकी सारी इनकम जो है मोस्टली एक्सपेंसेस भी उसके पूरे नहीं होते, वो बैंक्स के पास पैसा जाना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट होता है या जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कहते हैं वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब अगर वो ना भी बढ़े एज पर मार्केट रेट से वो अगर उसको निकालना चाहता है या अपनी प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर जनरल कस्टमर के पास भेजना चाहता है तो उसके पास पीछे की सेविंग्स नहीं बचती, क्योंकि एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत उसके पास प्रॉफिट बचता है वो जितना भी होता है वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है वो मोस्टली चला जाता है बैंक्स के पास। अब उसको आगे टर्नओवर शो ऑफ करने के लिए या टर्नओवर जनरेट करने के लिए उसके पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। इसलिए आप देखें कि
नंबर ऑफ केसेस जो हैं बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर अब वो पेंडिंग होना शुरू हो गए हैं कि जनाब हर बिजनेसमैन तकरीबन डिफ़ॉल्टर ही गिरदाना चाहता है। जब आपका सारा सिस्टम जो है वो आपका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बेस करता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अब वो कहते हैं अब वो जो है इंसेंटिव्स देना चाह रही है कि अपना घर हो, अपना बिजनेस हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, अगर उसको आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो बाकायदा असम्बली से, पार्लियामेंट से लॉ अगर आप अप्रूव करके उसको रिस्ट्रेन कर देंगे, जनाब आपने 6% से ज़्यादा या 14% से ज़्यादा 6% या 8% से लेके इंटरेस्ट या मार्कअप चार्ज नहीं करना, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, मार्कअप ओवर मार्कअप चार्ज नहीं करना, तो आपकी सोसाइटी के अंदर एक तो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर 2, आपका टर्नओवर जो है बिजनेस का या पैसे की जो सर्कुलेशन है वो खुद ब खुद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो असेंबलीज़ के अंदर जो है कहते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस इस बात का अगर हक अदा कर दें कि जनाब हमने अपनी जब सोसाइटी को या अपनी कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी को या इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करना है, तो वो बैंकिंग लॉज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की तरफ आए। जी, तो शाहज़ाद साहब ये बताइए कि जब आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सूदी निज़ाम चले या सूदी सेटअप हो या बैंक सूदी निज़ाम के तहत काम करें या सूद का कारोबार हो, तो फिर ये कैसे हो रही है, क्यों हो रहा है फिर? ये हमारे और ये भी आइन में है कि आइन से मुतसादिम तो कोई कानून साजी हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है जो हमसे वादे लेके जाते हैं, नारे लगवा के जाते हैं, ठीक है, वो वहां तक पहुंच तो जाते हैं, मगर एक्चुअल काम उनका कानून साजी के ऊपर होना चाहिए। उनको खुद इतनी सेंस होनी चाहिए कि जनाब कौन सा कानून हम वो बनाएं जो आइन से मुतसादिम ना हो। अच्छा, दूसरा आप इसको देखें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है मिडिल क्लास को, मिडिल रिच को, ट्रैवलर को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, फैमिली मेंबर्स को, जो कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं या जो अपनी नॉमिनल कहते हैं लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का होता है। आप ये देखें कि शायद ही कहते हैं आप बैंकों के अगर रिकॉर्ड उठवा के देख लें तो उन्होंने हर एक को तो क्रेडिट कार्ड के ज़िम्मे के अंदर डिफ़ॉल्टर किया हुआ होता है। मसला क्या है कि जनाब उनका यही जो कहते हैं एक अप्रोच है ना कि इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इन्हांस इंटरेस्ट, अनकंट्रोल इंटरेस्ट, चार्ज, सर्विस चार्जेस, और ये उसके अंदर हर किसी को उन्होंने जो कहते हैं वो मोस्टली इस लेवल के अंदर लेके आ जाते हैं कि वो बिजनेसमैन को अगर ये पता हो ना कि जनाब, या घर वाले को पता हो कि जनाब हम उसने लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है और उसने चार्ज करने के बाद जो है वो कहते हैं वो 14% उसको देना है या 15% देना है, तो वो आराम से पे ऑफ कर लेगा। नहीं, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस, फिर वो अगर टाइमली पे ऑफ नहीं कर सका या थोड़ा बहुत टाइम उसका आगे पीछे हो गया, तो वो इंटरेस्ट जो है कहते हैं वो इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट या मार्कअप ओवर मार्कअप का जो क्वेश्चन है ना कहते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सिमिलरली आप ये देखें कि एक बिजनेसमैन जो है जब वो सिक्योर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो अपनी सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए डिलीवर कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी सेम क्वेश्चन है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है कहते हैं सिक्योर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कुछ और कहता है, आपके बैंकिंग लॉज और कुछ और कहते हैं, फिर जब बैंकिंग लॉज असेंबली से पास हो जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जब अदालतों के सामने जाके खड़े होते हैं, तो कभी भी आप देख लें कि जब भी बैंक्स केसेस दाखिल करते हैं ना, वो पूरी ट्रांजैक्शंस उठा के नहीं लेके आते। जैसे आपकी मेरी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट जो है या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की या किसी भी अकाउंट होल्डर की 3 साल की बैंक स्टेटमेंट निकल आती है, आप बैंक्स के अंदर इन्होंने जो है कहते हैं प्रैक्टिस बना ली है कि जनाब वो जिस दिन से पैसा लिया और जब तक पैसा वो देता आ रहा है कोर्ट के अंदर, वो कभी भी नहीं कितने वो बैंक स्टेटमेंट सामने नहीं लेके आता कि इसने कितना दे दिया। हमेशा केसेस ये दाखिल ये पता चलना चाहिए कि टोटल कितना पे ऑफ किया। अच्छा, ना उस बैंक स्टेटमेंट की एक्सेस होती है कस्टमर के पास, और ये कहते हैं कि जनाब आप अपना रिकॉर्ड खुद लेके आए। तो भाई बैंक जब पैसा अकाउंट के ले रहा है तो रिकॉर्ड भी वही दे, रिकॉर्ड बैंक अकाउंट वो बाकायदा मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से देखें कि जो आपका हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ है, लोग पे कर करके थक गए हैं। अच्छा, आप जो कहते हैं फिर ऑटो कहते हैं ऑटो रनिंग फाइनेंस जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं। फिर आप जो कहते हैं आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आपने जैसे जिक्र किया है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है। अच्छा, अब ये खुद से जो है जब उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस चार्ज एक्सेशन चार्ज कर चुके होते हैं,
इन्होंने अच्छा फिर वो फर्दर उसको कहते हैं नहीं पे ऑफ कर सकता, यानी कि आप उसका कहते हैं वो खून निचोड़ लेते हैं, तो वो उसका आपको आप बैंकिंग जो कहते हैं वो सेक्टर जो है वो उसको खुद ही अपने कस्टमर को डिफॉल्टर करा दे देता है। अच्छा अब वो बिजनेसमैन जब एक दफ़ा डिफॉल्टर उनके ज़िम्मे के अंदर आ गया तो इनकी एक सेंट्रलाइज लिस्ट होती है। अब वो चाहे कितना भी कहता रहे कि जनाब मैंने 8 करोड़ रुपया लिया, 9 करोड़ रुपया लिया, मैं इनको 20 करोड़ रुपए वापस दे चुका हूँ, अभी ये मेरे से 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो अब आप खुद बताएं क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? डेफिनेटली नाजायज़ है। अच्छा फिर दूसरा अल्लाह भला करे तो वो 9 करोड़ रुपए लिए, ये केस है आपके पास? केस है हमारे पास कि 9 करोड़ लिए एक बिजनेसमैन ने और 20 करोड़ पे कर चुका है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर 3 करोड़ की डिक्री जो कहते हैं वो क्लेम की जा रही है। अच्छा अब वो कहते हैं जब वो कह रहा है कि जना मैं 20 करोड़ दे चुका हूँ, उसके अकाउंट्स भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैंक बोल रहा है कि जना हमारे पास अकाउंट्स ही नहीं है, हम अपने आप को खुद ला के प्रूव करें, तो 20 करोड़ जो उसने एक्सेप्ट किया है वो कोर्ट के सामने रखे। अच्छा फिर 3 करोड़, अच्छा अब दूसरा क्या किया, अब जिसका इतना टर्नओवर होगा इट मींस ही वुड बी अ गुड बिजनेसमैन। अब वो 3 करोड़ के पीछे उसको जो है वो कहते हैं उन्होंने एक सेंट्रलाइज लिस्ट है, उसके पीछे उसको जो कहते हैं वो डिफॉल्टर भी कहते हैं वो बना दिया। अब वो किसी बैंक से कोई फैसिलिटी भी नहीं ले सकता और कोई बैंक उसको फैसिलिटी देने पे तैयार भी नहीं है कि जनाब ही इज़ अ गुड पे मास्टर, जब वो 9 करोड़ के बदले में 20 करोड़ रुपये दे सकता है। एक्चुअली अगर आपके कानून पाकिस्तान के अंदर वो भुट्टो या जनरल ज़िया साहब के ज़माने तक के जो कहते हैं वो रखे गए थे, तो एक्चुअली उसको 9 करोड़ अगर उसने लिए थे तो वो बहुत ज़्यादा होता, 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए देके फारिग हो चुका होता। ठीक है, और फिर वो अपना जो कहते हैं बाकी पैसा है कोई 8 करोड़ या 8.5 करोड़ रुपया वो अपने कहते हैं बिजनेस सर्कुलेशन, अपने बिजनेस पे या वेलफेयर पे लगाता, वेलफेयर पे लगाता, अपनी कंपनी को बढ़ाता। ठीक है, तो फिर आम कंज्यूमर को ही सारे इदारे मिल के और सारे इंस्टीट्यूशन मिल के ही कंज्यूमर का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसका क्यों मजीद खून चूस रहे हैं? इसका क्या हल क्या है? इसका हल ये कि हम पब्लिक को जो है वो रेगुलरली पार्लियामेंटेरियंस को जो है कहते हैं वो झंझोड़ते रहना चाहिए कि जनाब हमने आपको भेजा है असम्बलीज के अंदर कानून साजी करने के लिए, TADS लेने के लिए नहीं भेजा हुआ, शो ऑफ करने के लिए नहीं भेजा हुआ, आप हमारे लिए वो कवानीन बनाए, वो रिलैक्सेशंस दें जिसके ऊपर सोसाइटी पनपती है। तो ये सूदी निज़ाम के खिलाफ या इस सूदी जो सेटअप है इसके खिलाफ कोई भी आम शख्स भी जाके कोर्ट्स में भी अपील दायर कर दे, कुछ कर दे, तो वहां से रिलीफ नहीं मिल सकता उनको? देखिए जब ये चीज आइन पाकिस्तान के ही मुतसादिम है उससे, उसके खिलाफ है, तो फिर अच्छा अब जो आपका शरीयत कोर्ट है उसके अंदर जो है कहते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारी कहते हैं पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो है कहते हैं उसको जो उनके पास मैटर्स पड़े हुए हैं उसको भी टेकअप किया है। मगर अगर यही अभी ये अदालतों का या पब्लिक का तो काम नहीं है ना कि वो कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के पीछे पीछे भागे। पार्लियामेंटेरियंस का क्या काम है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहते हैं नहीं कह सकते कि जनाब हम कहते हैं जो बेसिक जो कहते हैं रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, हमने इसके ऊपर काम करना है, हमने इसके ऊपर काम नहीं करना। जैसे हम पुलिस के लिए चीखते हैं कि जनाब वो कहते हैं सरकार का डिपार्टमेंट है, पब्लिक के लिए सर्व करना चाहिए, यही जिम्मेदारी बैंक्स की भी है कि वो अपनी मिनिस्ट्री को बोलें, अपनी पब्लिक को बोलें कि हम यहाँ पे सर्व करने के लिए, पैसे लोगों की जेबों से निकाल के उनको कंगाल करने के लिए नहीं है। आप जब तक अपना बैंकिंग के लॉस प्रॉपर नहीं करेंगे, 1997 का जो एक्ट था कहते हैं वो फिर भी एक्सेप्टेबल था। ये 2001 का जो आया कहते हैं मुशर्रफ के ज़माने में, इसने तो बिजनेसमैन को तकरीबन घुटनों के ऊपर लगा दिया। तो कम से अच्छा फिर अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर वो इस चीज़ को देख ले, कानून साजी कर ले, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे, जो इस बात को देख ले, पब्लिक इसके ऊपर, आप जर्नलिस्ट वगैरह इसके ऊपर एक दफ़ा से फिर से आवाज़ उठाएं। हम वकील तो उठा रहे हैं, हम तो अदालतें तो इस बात के ऊपर उठा रही हैं आवाज़ माजरत कि भाई कानून को आप आइन के मुताबिक कर दें, उससे मुतसादिम ना बनाए, पब्लिक को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाह फैसल कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शाह फैसल कुरैशी एडवोकेट साहब की। इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी पेचीदगियाँ भी आपसे डिस्कशन में आई हैं और आपने भी सुनी है वो।
इस तरह के मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात होती रहेगी इंशाल्लाह मेट्रो मैटर्स में, और हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो आईन पाकिस्तान है, उसमें क्या गुंजाइश है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी तशरीह कैसे कैसे इदारे किस तरह से करते हैं, जो कि अपनी मफाद में कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि उनके लिए कंज्यूमर्स जो हैं वो बस एक, जैसे कहते हैं ना, दूध देने वाली भैंस हैं और बस उससे वो दूध निकाले जा रहे हैं, पता नहीं उनको रिलीफ कब मिलेगा। अल्लाह ही बेहतर जाने कि कभी ये कोशिशें जाके कामयाब होंगी। तो मेट्रो मैटर्स के साथ फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।